आज की केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 6 के अंतर्गत 2 पॉइंट पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। तो पहले तो हम लोग ये मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया जाए। मोल कॉन्सेप्ट या मोल अवधारणा क्या है? कुछ पदार्थ बहुत छोटे फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल, आयंस। अब इनको कैसे तौला जाए, इनको कैसे मापा जाए, इनको कैसे गिना जाए, उसके लिए मोल कॉन्सेप्ट दिया, पोस्ट-वर्ल्ड साइंटिस्ट ने दिया। मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो छोटी चीजें बार बार आपको गिनना ना पड़े, एक बार गिन के बता दिया गया। तो पहले इसको आप समझ लीजिए, मोल है क्या? एक मोल है क्या? किसी पदार्थ का द्रव्यमान तथा उसमें उपस्थित कणों की संख्या को बताता है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान क्या है, उसमें कितने कण, जो छोटे कण, जनरली छोटे कणों के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। जिनका द्रव्यमान में ग्राम में या किलोग्राम में नहीं व्यक्त कर सकता, तो उनको हमने क्या किया, मोल के रूप में निकालने का प्रयास किया गया, निकाला गया। तो अब मोल का मतलब होता क्या है, इसको भी समझ लीजिए आप। मोल का मतलब, ये लैटिन वर्ड है, मोल का मतलब होता है कि बल, समूह में, ठीक है। मोल शब्द का प्रयोग उस वर्ड में है जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है ढेर। जैसे अभी आप समझे कहीं कांच की गोली ढेर सारी रखी है, वैसे ही जो कण होते हैं अगर ढेर सारे हैं तो उनको हम लोग मोल में व्यक्त करेंगे। अब एक मोल की डिफिनीशन क्या है? वास्तव में किया क्या गया, कार्बन 12 लिया गया। कार्बन 12 लिया गया क्योंकि आसानी से कार्बन 12 सब जगह उपलब्ध है। अब कार्बन 12 को क्यों 12 कहा गया, आप समझिए। कार्बन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कार्बन के 3 भाई हैं, 12, 13, 14। आगे हम लोग आइसोटोप में पढ़ेंगे तो कार्बन 12 हमको इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए कार्बन 12 का अक्सर सहारा लिया जाएगा। तो कार्बन 12 का वैज्ञानिकों ने 12 ग्राम कार्बन 12 को लिया और उसमें देखा कि कार्बन की कितनी परमाणु हैं, तो गिने गए तो पता लगा उसमें जो परमाणु है वो 6.02 × 10⁻23। देखिएगा, तब तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कुल कणों की संख्या को एक मोल कहा गया। क्या कहा गया? एक मोल कहा गया। मतलब यही हुआ, एक मोल की डिफिनेशन की हुई कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12। ओके, तो अब इसके बाद आप देखिए प्रयोग से क्या देखा गया। जब कार्बन 12 के 12 ग्राम में पार्टिकल को काउंट किया गया तो कितने आए? 6.02 × 10⁻23। इसी को एक मोल कहा गया। अब अवोगैड्रो वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में, चूंकि नियत वैल्यू है तो इसका मान अवोगैड्रो नियतांक इसको कह दिया गया। 1 मोल को, जो कि 6.02 × 10⁻23 के बराबर है, उसको क्या कहा गया? अवोगैड्रो कांस्टेंट कहा गया, या अवोगैड्रो नंबर या अवोगैड्रो संख्या कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल इक्वल्स 1 Na, अवोगैड्रो नंबर इक्वल्स 6.02 × 10⁻23। क्लियर हुआ ये? हाँ। अब चलो देखिए, अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु है, तो आप समझिएगा, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मतलब हुआ हमारे पास 6.02 × 10⁻23 एटम्स हैं। क्लियर हुआ? जैसे मैंने कह दिया 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यही हुआ हमारे पास 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने कह दिया 1 मोल हाइड्रोजन गैस, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इतने, 6.02 × 10⁻23। ओके, अब आप समझ चुके हाइड्रोजन गैस है तो जो हाइड्रोजन गैस होता है वो H2 मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना होगा, तो कितने मॉलिक्यूल होंगे? इतने होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा देखिए, चूंकि जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये हीप में होते हैं, बल्क में होते हैं, ढेर सारे होते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल्स की काउंटिंग की जाएगी तो 1 मोल से ज्यादा ही मिलते हैं, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे होते हैं। तो जनरली एक चीज याद रखिएगा कि मोल के स्थान पर मोलों की संख्या अधिकतर प्रयोग की जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो दोनों बातें सही है, ये प्लूरल है, प्लूरल वर्ड, और ये क्या है? सिंगुलर वर्ड है। तो दोनों बातों में कंफ्यूज मत होइएगा, मोल और मोलों की संख्या दोनों एक है। ठीक है, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। आगे देखिए,
अब देखिए इसको नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला है या मोलों की संख्या अगर आपको निकालना है तो याद रखिएगा कि किसी कोई पदार्थ आपके पास है, उसको आपसे पूछ लिया जाए इसको मोल में बताइए, तो आपको क्या करना, उस पदार्थ का जो भार है आपको ग्राम में पता होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा ग्राम में, ग्राम में। अब वो पदार्थ क्या होगा, या तो एटम होगा या तो मॉलिक्यूल होगा। क्लियर है? तो अगर एटम है तो उसका एटॉमिक वेट रखा जाएगा, और मॉलिक्यूल है तो उसका क्या रखा जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। अभी आपको ये दोनों शब्द शायद नहीं पता है, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, बस इसके बाद हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। एक चीज और आप समझ लीजिएगा, इस फार्मूले को सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से लिखा जाता है, नंबर ऑफ मोल्स को, और वेट को W से लिखा जाता है, और मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट को आप लिख सकते हैं सीधे सीधे AW लिख सकते हैं या MW लिख सकते हैं। एक फार्मूला बनेगा छोटा सा, इस पे न्यूमेरिकल्स बनता है। तो अभी देखते हैं। अब जरा एक चीज और आप समझ लीजिएगा, NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। इस पर क्या होता है, अगर किसी बर्तन में मान लीजिए मैंने 1 मोल गैस रख दिया, कितना, 1 मोल गैस, तो एक्सपेरिमेंटली देखा क्या गया, इस गैस का जो वॉल्यूम होता है NTP पर वो 22.4 लीटर होता है। याद रहे कि जो NTP पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। ठीक, अब ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट। तो पहले ये स्क्रीनशॉट आप लोग इसको ले लें, एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास। देखिए यहाँ पर हम लोग एटॉमिक वेट से ज्यादा उचित मुझे लगता है एटॉमिक मास वर्ड यूज किया जाए। पहले तो आप समझ लीजिएगा वेट और मास में डिफरेंस क्या है। वेट इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, या G लिख सकते हैं, W इक्वल M इंटू G। क्योंकि देखा जाए जो G है वो पृथ्वी पे हम लोग फिक्स होता है, G का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो देखा जाए अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो W इक्वल M, मतलब जो वेट है वो मास से लगभग सेम आएगा। तो इसलिए जनरली हम क्या करते हैं, हम मास शब्द का ही प्रयोग करके चलते हैं। तो आपको ज्यादातर एटॉमिक मास ही पढ़ना है, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। अब पहले तो हम समझ लें कि एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास कोई भी एटम का जो मास है वही एटॉमिक मास है। अब ये कैसे पता करें, क्योंकि एटम बहुत छोटा है। अब उसको सीधे सीधे एटम को तो हम तौल के निकाल नहीं सकते भाई। आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि डिजिटल मीटर्स आने लगे हैं, डिजिटल बैलेंस आने लगे हैं, और उससे आप तुरंत किसी चीज़ का वेट निकाल सकते हैं, मास। लेकिन जनरली जो एटम का एक्चुअल मास निकाला जाता है, एक्चुअल मास जो उसका भारीपन है मास, वो मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा निकाला जाता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसी मशीन है जिसमें किसी भी एटम का, इलेक्ट्रॉन का मास आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें आप समझ लीजिए कि हाँ देखिए, कोई भी एटम कितना भारी है यही उसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट है। क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है जिससे इसका वास्तविक द्रव्यमान निकालना कठिन है, मैंने पहले ही बता दिया। अतः किसी चीज को मानक मानकर इसका मास निकाला जाएगा या एटॉमिक मास निकाला जाएगा। तो सर मानक मतलब से जनरली हम लोग सामान खरीदने जाते हैं तो 1 किलो का मानक बना लिया गया है, तो वैसे आप समझ लीजिए। अब सर्वप्रथम किसको माना गया मानक, हाइड्रोजन एटम को मानक मान लिया गया। चलिए हाइड्रोजन को एक, उसका एटॉमिक वेट 1 मान लिया गया और कहा गया ठीक है, अब इस एटम को हम क्या करेंगे, एक तराजू के एक पर्दे में हाइड्रोजन एटम को रखा जाएगा, दूसरे पर्दे में क्या किया जाएगा, उस एटम को रखा जाएगा जिसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। अब चूंकि ये बहुत छोटे हैं तो तराजू क्या माइक्रो बैलेंस में भी नहीं रखे जा सकते हैं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए केवल बता दिया। तो कैसे हाइड्रोजन को आधार मान के निकाला गया, स्टैंडर्ड एटम मान के निकाला गया। तो देखिए जिस एटम का आपको एटॉमिक वेट निकालना है, ठीक है, उस एटम का आपको मास पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, मास, ठीक है। अब वो मास कैसा होना चाहिए कि कैलकुलेट या एक्चुअल मास होना चाहिए, ठीक है। अगर उसका मास पता है तो आप क्या करिए, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 रखा गया है, ठीक है। अब जिसका निकालना है उसका मास पता हो तो आप रख के वैल्यू निकालेंगे, सही है, सब कुछ सही निकलने लगा। बट क्या हुआ कि अधिकतर जो एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट इसको मानक मान के निकाला गया वो फ्रैक्शनल आने लगा, मतलब होल नंबर में नहीं, पॉइंट में आने लगा।
तो अब इसे साइंटिस्ट लिखते हैं कि होल नंबर आता तो समझ में आता, तो कहीं ऐसा करो इसको रिप्लेस करो यहाँ से। तो फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने कहा कि चलिए अब क्या किया जाए। तो दूसरे केस में ऑक्सीजन को इन्होंने स्टैंडर्ड, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसके बाद ऑक्सीजन एटम को स्टैंडर्ड एटम माना गया, बट ये भी कॉन्सेप्ट फ्लॉप रहा। उसका कारण रहा कि ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बट इसमें भी जब ऑक्सीजन को माना गया तो एटॉमिक वेट ऑफ एटम कैसे निकाला गया, जिस एटम का वेट निकालना था उसका मास लिया गया, उस एटम का मास लिया गया एक्चुअल मास तौल के, और उसके बाद क्या किया गया, ऑक्सीजन जो एटम था उसके 16 हिस्से किए गए। कितने हिस्से किए गए, 16 हिस्सा किया गया, और एक हिस्से का जो मास था उसी से कंपेयर किया गया जिस एटम का एटॉमिक वेट निकालना था। मान लीजिए मुझे नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक वेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो एटम है उसके 16 हिस्से करेंगे, और जो उसका एक हिस्सा होगा उसका एक्चुअल मास तौल लेंगे, क्या होगा, जो भी होगा कुछ भी हो, तो उससे हमारा जो नाइट्रोजन का एटम कितना गुना भारी है, जितना गुना भारी होगा वही नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट हो जाएगा। लेकिन ये भी बहुत दिन तक कॉन्सेप्ट सक्सेस नहीं रहा। उसका कारण रहा ऑक्सीजन के साइड इफेक्ट आने लगे, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये क्या करता था, इसको जनरली कहीं सेपरेट करने में कठिनाई होने लगी। भाई हम स्टैंडर्ड किसको मानते हैं, जैसे क्लास में स्टैंडर्ड या आइडियल बच्चा कौन होगा, जिसे मॉनिटर कौन होगा, जिसके अंदर टैलेंट हो, बहुत ज्यादा मिलनसार होगा, तब भी वो मॉनिटर नहीं बन पाएगा, सबसे मिला जुला रहेगा तो गड़बड़ कर देगा। ऐसा भी ना हो न्यूट्रल बैठा हो, तो मॉनिटर वही होगा जो मीडियम में हो, एवरेज हो सब मामले में, ठीक है, उसी को मॉनिटर बनाया जाता है। बट ऑक्सीजन यहाँ फ्लॉप रहा, तो फिर कार्बन 12 को स्टैंडर्ड एटम मान के निकाला गया, तो देखा गया कि लगभग सभी एटम का जो एटॉमिक मास आया वो ठीक ठाक आया, मतलब होल नंबर में आ रहा था। तो जनरली आप सीधे इसी को भी पढ़ सकते हैं, ऑक्सीजन वाली ये लिखने के फार्मूला, और हाइड्रोजन वाला आप ना भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में, पर जरा इसको समझ लीजिएगा। अब इसको कैसे निकाला गया, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना गया, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना गया, और कार्बन 12 के एक एटम को लिया गया भैया, उसके 12 हिस्से किए गए, तराजू के एक पलड़े में क्या किया गया, उसका 12वां हिस्सा रख दिया गया, और दूसरे पलड़े में क्या है, जिस एटम का एटॉमिक वेट निकालना उसको रख दिया गया, तौल लिया गया, कितना गुना भारी है समझ में आ गया। अब जैसे मान लीजिए कार्बन 12 के 12वें हिस्से को मैंने पलड़े में रखा और दूसरे में मैंने हाइड्रोजन एटम को रखा, तो देखा गया हाइड्रोजन का जो भी एटॉमिक वेट आया वो 1.008 आया, 1.008 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जो हाइड्रोजन एटम है कार्बन एटम के 12वें हिस्से से कितना गुना भारी है, 1.008 गुना भारी है। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होते हैं भाई। आप मास आप वन एटम आप कैसे निकालेंगे, एक एटम का मास निकालना तो जाहिर सी बात है आपको मास स्पेक्ट्रोमीटर ही प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो जनरली आपको ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कार्बन 12 वाला, बाकी वो सब भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफिनेशन क्या निकल के आई कि कोई भी एटम कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कितना गुना भारी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बोलते हैं। ओके, अब जरा देखिए, अगर ऐसी एटॉमिक मास को अगर हम क्या करें, ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, तो उसी को बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1.008। आगे मैं बताऊंगा कैसे निकाला गया। 1.008 कैसे हुआ, अब आप समझिए। अगर इसी को मैं ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं तो 1.008 ग्राम, इसका अर्थ ये हुआ कि हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना आया, 1.008 आया। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, वही यही कॉन्सेप्ट लगा देंगे जो एटॉमिक मास में लगाए कि कोई भी मॉलिक्यूल कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कितना गुना भारी है, यही उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ वन एटम ना लिखे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल लिख दें, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और सब्सटेंस, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ करना नहीं है। कोई भी मॉलिक्यूल कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कितना गुना भारी है, यही उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट। अब इसको भी हम अगर मॉलिक्यूलर मास, जैसे सपोज है मैंने जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास आएगा वो लगभग 2 आएगा। अब इसी को मैं ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं तो इसी को क्या बोला जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। क्या बोला जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। कितना है हाइड्रोजन के लिए, 2 ग्राम।
ओके, और ये याद रखिएगा ये बराबर होता है 1 मोल के। इसके बराबर होता है 1 मोल के। किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का जो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या